सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 29 अक्टूबर 2023 को समसामयिक विषयों से संबंधित करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं देश विदेश से जितनी भी तमाम खबरें जो बनी हैं और आप लोगों के लिए कितनी उपयोगी हो सकते हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत 29 अक्टूबर की करें उससे पहले देखते हैं कि आज का दिवस अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं आज 29 अक्टूबर की 2023 आज, और 29 अक्टूबर की बात हो रही है कि विश्व के अंदर ऐसा कौन सा दिवस मनाया जाता है जो हम सब लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अपीयर होने वाले छात्रों के लिए किस बार उपयोगी हो सकता है। चलिए तो बात करते हैं वर्ल्ड इंटरनेट डे। विश्व इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर आज को मनाया जा रहा है। देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत होती है 29 अक्टूबर 1969 को। उस दिन दो कंप्यूटरों के मध्य एक मैसेज दूसरे मैसेज, या कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के मध्य मैसेज को भेजा गया था इंटरनेट के माध्यम से। बात करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर अगर इंटरनेट का कह सकते हैं कि जनक किसको माना जाता है तो उनका नाम है विंट सर्फ। विंट सर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको इंटरनेट का जनक माना जाता है। भारत की बात कर लेते हैं कि यहां पे इंटरनेट का जनक किसको माना जाता है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर ब्रजेंद्र कुमार सिंघल को भारत का इंटरनेट जनक माना जाता है। इंटरनेट की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। वर्तमान के अंदर 5G संचालित है। 5G की बात करें कि भारत के अंदर इसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी तो 1 अक्टूबर 2022 को 1 अक्टूबर 2022 को 5G की शुरुआत हुई। 5G इंपोर्टेंट क्यों है? 5G इसलिए इंपोर्टेंट है कि 4G की जो स्पीड आती थी, जो इंटरनेट के माध्यम से आती थी, उससे 4 गुना, उससे 4 टाइम्स जो है ज्यादा इसकी स्पीड आपको देखने को मिल रही है। और इंटरनेट अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जिस दिन इंटरनेट अपने मोबाइल के अंदर नहीं आए, कह सकते हैं कि उसकी सर्विस नहीं हो, तो हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। चाहे रोजगार की बात करें, चाहे और अन्य सूचनाएं आदान प्रदान करने के संबंध में देखें तो इंटरनेट अपनी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं आज के सेशन की और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं आप लोगों के संबंध में। चलिए बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। हाल ही में हांगझोउ में संपन्न हुए पैरालंपिक खेलों में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही के अंदर अभी जो सीरीज अभी जस्ट हुई है, या कह सकते हैं ये जो खेलों का जो समापन है वो हो गया है, और इसके अंदर भारत की रैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा उनका स्थान रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो 5वां है। इससे पहले एशियन जो गेम्स हुए थे उसके अंदर भी भारत ने उम्दा प्रदर्शन करा था, और वहां पे जो भारत का जो स्थान था वो था चौथा भारत का स्थान था। और चौथा स्थान से पहले अगर 3 शीर्ष देशों की बात करें तो वहां पे सबसे पहले था चीन, उसके बाद में जापान, साउथ कोरिया, और 4th नंबर पे था भारत। और इसी के संदर्भ के अंदर वहां पे पैरालंपिक गेम्स भी एशियंस के भी आयोजित किए गए थे। हांगझू जो चीन के अंदर एक बहुत बड़ी सिटी है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। और वहां पर अगर रैंकिंग जो पूछी जा रही है वो तो 5वीं मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे देश थे जो सर्वप्रथम 4 देशों के उनकी जो कह सकते हैं कि शीर्ष स्थान पे रहे थे? तो सबसे पहले बात करें, हर बार ऐसा ही होता है कि जहां पे चीन प्रथम पे, ईरान जो है नंबर द्वितीय पे रहा, सेकंड स्थान पे रहा, जापान 3rd पे रहा है, और साउथ कोरिया 4थे नंबर पे, जबकि 5वां जो स्थान है वो भारत ने हासिल करा है। अगर पैरालंपिक की बात करें तो विश्व के अंदर कह सकते हैं या भारत का अपना जो स्थान है वो हर बार क्या कर सकते हैं कि खेल आयोजन जितनी भी प्रकार के जो मैंने कल आपकी क्लास ली थी उसके अंदर जो 37वें खेलों का आयोजन गोवा के अंदर किया गया था, उसी का परिणाम है कि पैरालंपिक खेलों के अंदर भी भारत की जो प्रगति कह सकते हैं उल्लेखनीय उपलब्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और उसी का परिणाम है कि इस बार 100+ या कह सकते हैं 111 पदक हम लेकर के आए हैं। वर्तमान में ओलंपिक की जो अध्यक्षा है वर्तमान में भारत में, वो कौन है? उनका नाम है दीपा मलिक। वो ऑलरेडी पहले से ही जो पदक ला चुकी हैं अन्य खेलों के माध्यम से, और वर्तमान में इसकी वो अध्यक्षा है। देख लेते हैं इसके बारे में कोई अन्य चीजें। 2010 की बात करें तो कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे वो भी भारत में हुए थे, दिल्ली में हुए थे। वहां पर भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया था। उसके बाद अभी जो हाल ही के अंदर जो एशियंस गेम्स हुए हैं वहां पर भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया। और अभी पैरालंपिक की बात करें तो वहां पे 111 पदक ला करके भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये सारी चीजें आपने जानी। और अभी अगले वाले जो एशियाई पैरालंपिक जो गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके
कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। नगयो जापान, नगयो जो जापान है वहां पे इसकी अगली जो सीरीज है कह सकते हैं वो खेल जो वहां पे आयोजित इसके होंगे। भारत की बात करें इसके अलावा 2014 के अंदर भारत में 15वां स्थान प्राप्त करा था, 2018 के अंदर भारत का 9वीं रैंकिंग थी। ये पैरालंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं, वहां पे भारत की रैंकिंग कौन कौन सी रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आरबीआई ने विदेशी बैंकों को निजी और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को अपने बोर्ड में कम से कम कितने पूर्णकालिक निदेशन रखने का क्या दिया, निर्देश दिया है। बात करते हैं आरबीआई की। 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर यह बिल्कुल लिखा गया था जो 1934 में था, उसके अंदर लिखा गया था कि भारत के अंदर एक केंद्रीकृत बैंक होना चाहिए और उसी के तर्ज के ऊपर एक बैंक बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1 अप्रैल 1935 को। पहले इसका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो हुआ था कैलकाटा में हुआ करता था, कैलकाटा में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था जब इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर के हो गया भारत की जो आर्थिक राजधानी है जिनको हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वहां पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई के कार्यों की अगर बात करें तो भारतीय केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में यह कार्य करता है। इसके अलावा मौद्रिक नीति बनाने में सहायक है या यही बनाता है। इसके अलावा बैंक रेट, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा मात्रात्मक उपाय या गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एफर्ट्स, जितने भी बाजार को हैंडल करने के लिए जो कोई कार्रवाई करता है तो उसकी एक ही नियामक संस्था है, वो आरबीआई है। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है शशिकांत दास। शशिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं और इसके अलावा 4 उप गवर्नर भी इसके होते हैं। तो आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कम से कम कितने सदस्य निदेशक हो सकते हैं, ये आरबीआई के निर्देशानुसार की जा रही है और उसके अंदर इसका जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के उत्तराधिकार योजना की सुविधा के लिए अपने बोर्ड में प्रबंध निदेशक के तौर पे कम से कम 2 सदस्यों को वहां पे आपको क्या करना होगा, डेप्यूट करना पड़ेगा। और इसी के लिए जो है ये प्रकार की जो गाइडलाइंस है वो इन्होंने लागू करी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो उप कार्यालय है उसका उद्घाटन करा। हालांकि भारत के अंदर पहले से ही उप कार्यालय सब जगह स्थित है, लेकिन ये जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र था वो अछूता था। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है ईटानगर। तो ईटानगर के अंदर इसका स्थापना इसकी करी गई है। इसके अलावा सभी जगह या कहते सामान्यतः सभी जितने राज्य हैं हमारे उनके अंदर आरबीआई के उप कार्यालय खोले गए हैं, लेकिन यहां पे नहीं था और यहां पे अभी वर्तमान में इसको खोला गया है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उप गवर्नर जो है वो आरबीआई के अंदर 4 होते हैं, उन्हीं में से एक जो था उनका नाम था माइकल देवव्रत पात्रा। इन्होंने इसकी शुभारंभ करा, उनका उद्घाटन करा उस बैंक का, उस एक कह सकते हैं ब्रांच का जो अभी ईटानगर के अंदर हुई है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो ईटानगर है। राज्यपाल की बात करें तो वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पनराइक जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी और अपन देख लेते हैं जो आपके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। मुख्यमंत्री की बारे में बात करें तो वहां पे पेमा खांडू मुख्यमंत्री का नाम है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर जो पूछा जा रहा है अभी माइकल देवव्रत पात्रा ने 20 अक्टूबर 2023 को उप कार्यालय का क्या किया, उद्घाटन करा। 4 अगर डिप्टी गवर्नर्स की बात करें तो बीपी कानून को डॉक्टर एमडी पात्रा, एमडी राजेश्वर राव और एमके जैन है। 4 जो है वो यहाँ के उप गवर्नर है जो मैं आपको बता चुका हूं। उप कार्यालय जो है वो देश के अंदर कितने हैं तो 29 अभी तक पूरे हो चुके हैं। 26 राज्यों के अंदर शासित प्रदेशों अंदर लगभग कह सकते हैं 65 यहाँ पे आरबीआई की क्या है, ब्रांचेज है, जो लगभग कह सकते हैं भारत के अंदर जितनी भी जो राजधानी है राज्यों की वहां पे तो है। इसके अलावा एक की जगह अपवाद के तौर पे 2 भी हो सकती हैं और उसी के तर्ज के अंदर देश के अंदर 65 शाखाएं आरबीआई की वर्तमान में कार्यरत है, संचालित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, कौन सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। तो टेक्नोलॉजी पे अगर देखा जाए, आपको देख पा रहे हैं आप
भारत के अलावा कह सकते हैं कि थोड़ा भी वर्तमान में विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा सारे विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच गए हैं, लगभग चीन भी भारत के समान ही है। जापान, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो जापान। जापान के अंदर पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला ऐसा देश बन गया है, एशियाई देश ही है। बड़े गर्व की बात है कि जापान ने इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया है और सबसे पहले विश्व के सम्मुख इसको लेकर के आया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जापान जो है वो प्रशांत महासागर के बिल्कुल पास में छोटे छोटे द्वीपों वाला एक देश है, जहां पे 4 प्रकार के द्वीप मोटे तौर पे उसको गिना जाता है, और राजधानी इसकी टोक्यो है। और किसोदा नाफे इसके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और एक मीडिया कैलिबर की नौसैनिक रेलगन है जो 40 मिलीमीटर के स्टील प्रोजेक्ट लाइन को दागता है, और इसका वजन जो है 320 ग्राम के आसपास का होता है। जबकि मेगाजूल जो इसकी होती है, अगर एक भी आप अगर गोली दागते हैं तो उसके अंदर 20 जो है वो मेगाजूल्स की आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके आपने चीजें जानी कि जापान एक तटीय क्षेत्र है जहां पे पोत के विद्युत से चुंबकीय रेलगन को आपस में लॉन्च करने का कार्य इन्होंने करा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य ने निवेश प्रोत्साहन में उत्कृष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से उसको क्या किया है, सम्मानित किया गया है? दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, राजधानी इसकी चेन्नई है, वर्तमान में इसके के स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने उत्कृष्टता के तौर पे देखा जाए कि निवेश प्रोत्साहन के तौर पे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से उनको पुरस्कार उनको दिया गया है। तमिलनाडु के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। दक्षिणी छोर पे कह सकते हैं, दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राज्य है। और जीआई टैग की बात करते हैं, हम जीआई टैग को पढ़ते हैं। जीआई टैग अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य के पास में है तो उस राज्य का नाम कौन सा है, वो तमिलनाडु ही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी। और के स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं, रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने नवाचार में कह सकते हैं कि निवेश प्रोत्साहन के संबंधी नीति में देखा जाए तो इसको तमिलनाडु को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, गोवा में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को नए बाघ अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? कह सकते हैं अभी अधिसूचना एक गजट नोटिफिकेशन से आया और वहां पे इसको अभ्यारण्य को बाघ जो अभ्यारण्य है उसमें उसको जोड़ा गया है। इसका जो आंसर जो होने वाला है उसका होना है महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसका आंसर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत जो है वो बाघों के नाम से ही जाना जाता है। विश्व के 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। अगर बाघ ऑफ द स्टेट, अगर बाघों का घर कहा जाए, या स्टेट ऑफ द बाघ, स्टेट ऑफ टाइगर अगर किसी को कहा जाए, तो उसका स्टेट का नाम आता है वो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटका में भी पाए जाते हैं और राजस्थान में भी काफी देखने को मिलते हैं। और राजस्थान का ही एक अभी धौलपुर करौली में नया बाघ टाइगर रिजर्व एक अभी बनाया गया है। और थोड़ी चीज और बताता चलूं मैं आपको कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर किसी को कहा जाता है तो उनका नाम है कैलाश सांखला। ये आपने चीजें जानी। और वर्तमान में जो ये महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर है, ये है गोवा में। चलिए देख लेते हैं। ये गोवा में प्रोजेक्ट जो टाइगर की बात हो रही है, तो 1 अप्रैल 1973 को सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई। और शुरुआत कहां पर की गई, इसकी शुरुआत करी थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कहां पर स्थित है, देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के अंदर आता है ये। और इसका नाम क्या कर दिया, अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया। और चेंज करने के लिए अब आपको बताऊं कि इसकी जो शुरुआत हुई, इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम, नया नाम इसको बना दिया गया है। देश में टाइगर दिवस की अगर बात करने वाले हैं तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और धौलपुर टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि ये राजस्थान के अंदर आता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला है। विश्व के 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो उत्तराखंड में स्थित है। और अभी जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वहीं पे हुई थी। और ये वाला जो महादेवी बाघ प्रोजेक्ट जो है वो आपका हो जाएगा गोवा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द लॉर्ड्स ऑफ द वानखेड़े पुस्तक का किसने लिखी है इसको?
इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा, बै और सै। आर कौशिक और डब्ल्यू.वी. रमन दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉर्ड्स ऑफ दी वानखेड़े एक पुस्तक लिखी है। वानखेड़े के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि मुंबई के अंदर है, बड़ा विख्यात क्रिकेट स्टेडियम है। और 2011 का जो चेन्नई कह सकते हैं कि 2011 के अंदर जो विश्व कप का जो फाइनल हुआ था वो यहीं पे हुआ था। और 2011 के अंदर ही भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप जीतने के लिए यह कह सकते हैं वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसके अंदर उसकी जो अगुवाई करी थी, जो कैप्टनसी करी थी, वो करी थी महेंद्र सिंह धोनी ने। 2007 के अंदर T20 के अंदर भी उन्होंने वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था। और वानखेड़े स्टेडियम इसीलिए प्रसिद्ध है कि सबसे पुराने जो स्टेडियम्स हैं उनमें से वानखेड़े स्टेडियम भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ईडन गार्डन है जो कलकत्ता में है, चेपक है वो चेन्नई में है। और अभी वर्तमान में ध्यान योग्य रखने वाली बातें ये हैं कि विश्व का सबसे बड़ा 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला जो स्टेडियम है उस स्टेडियम का नाम है, अहमदाबाद के अंदर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो ये इंडियन ऑयल कंपनी है, IOC, उसने जो डीजल का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत, अब मैं बताता हूं आपको इसके संबंध में। मीथेन प्लस एथेनॉल दोनों को मिलाकर के भारत 2025-26 तक 20% पेट्रोल के अंदर अगर दोनों चीजें मिलाई जाएंगी तो 80% ही अपने को आयात करना पड़ेगा। और वैसे अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो उत्पादित होता है वो मात्र भारत की जरूरतों को मात्र 20% ही पूरा करता है। इसके अलावा हमें 80% हमें आयात ही करना होता है। और आयात का बहुत बड़ा एक खर्च जो है हमारे रेवेन्यू से जाता है। और उसी को कम करने के लिए जो वर्तमान जो सरकार है उसने एथेनॉल और मीथेन दोनों के लिए बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चलाया। और 2025-26 के अंदर ये 20% इसको हासिल करने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर कह सकते हैं कि 80% अपने को पेट्रोल मिलाना पड़ेगा, जबकि एथेनॉल और मिथेन अगर 20% उसमें डल जाएंगी तो भारत को आयात कम करना पड़ेगा। और उसी की तर्ज के ऊपर भारत को अभी वर्तमान में 41,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू बचत हुई है। किसकी वजह से हुई है? कि हमने पेट्रोल के अंदर एथेनॉल और मिथेन मिलाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें और जान लेते हैं कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम के जो कुएं हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो एक तो है डिगबोई, जो सबसे पुराने भी कह सकते हैं और पहला भी कह सकते हैं, जो आसाम में है। अंकलेश्वर गुजरात में है। और वर्तमान में राजस्थान के अंदर पचभद्रा एक जगह है और बाड़मेर में है, वहां से भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाने लगा है। तो भविष्य में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि भारत जो आयात पेट्रोल और डीजल कर रहा, कह सकते हैं पेट्रोलियम जो आयात कर रहे हैं उसकी जो आयात की जो कैपेसिटी है उसकी मात्रा को कम किया जा सके। इसलिए विभिन्न शोधों के माध्यम से अनुसंधान के जरिए बहुत सारे तेल के कुएं राजस्थान में भी या देश के अन्य कोनों से भी खोजे जा रहे हैं, जो भारत की आपूर्ति को और ज्यादा सुनिश्चित कर सके और भारत की जो रेवेन्यू जो बाहर जा रही है उसको रोका जा सके। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के पहले स्वदेशी रेफरेंस गैसोजीन और डीजल ईंधन की 26 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करी है। इसका उत्पादन इंडियन ऑयल के पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों के द्वारा ही इसको किया गया है। देश के प्रथम कुएं की बात हो रही है तो मैं आपको बता चुका हूं, जो डिगबोई है जो वर्तमान में आसाम में स्थित है। इसके अलावा कुछ और अन्य खनन क्षेत्र हैं जिसमें अंकलेश्वर गुजरात है, डिगबोई है, सूरमा घाटी है, नारकटिया आसाम है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में और पचभद्रा राजस्थान के अंदर केजी बेसिन है। वहां पे भी पेट्रोलियम का या कच्चे तेल की खोज की गई और वर्तमान में वहां से उत्पादित भी हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो ये कौन सा किसके अंडर आता है? तो यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की कह सकते हैं अंतर्गत ही आता है। वर्तमान में कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन। और जो प्रतिस्पर्धा जो आयोग है जो केंद्रीय मंत्रालय है, जिसकी वजह से भारतीय जितने भी प्रकार के उत्पाद हैं वो प्रतिस्पर्धा के जरिए अपनी उत्पाद की जो शक्ति है उसका जो स्थान है और उसकी जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसी प्रकार को कोई विभाग कोई काम करता है तो कौन सा करता है? इंडियन ICC CCI कह सकते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा जो आयोग है वही इसका क्या है? एक
विभाग रहा है। चलिए इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं कि एक वैज्ञानिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 के अंतर इसको बनाया गया है। सीसीआई की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। सीसीआई के अध्यक्ष की अगर बात करें तो रवनीत कौर यहाँ की अध्यक्षा है और निर्मला सीतारमण वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वित्त मंत्री भी है और साथ में कॉरपोरेट मंत्रालय भी इनके पास है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? 3 समिट बेसिन्स की अगर बात करें तो बेसिन्स कौन से होते हैं? जो नदियों के किनारे होते हैं उन्हीं को बेसिन कहा जाता है। और सवाल पूछा जा रहा है कि 3 बेसिन्स जो है उसके अंदर मेजबान इसका देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर जो हो जाता है वो जाता है कांगो गणराज्य। अब कांगो की अगर बात हो रही है तो कांगो नदी की भी बात कर लेते हैं। कांगो एक नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और भूमध्य रेखा को अगर कोई नदी 2 बार काटने का कार्य करती है तो कौन सी करती है? कांगो नदी करती है। अब अगर बात कर लेते हैं फिर कर्क रेखा को कौन काटता है, मकर रेखा को कौन काटता है, तो मैं आपको बताता चलूं, लिम्पोपो नदी, इसके अलावा माही नदी जो गुजरात और राजस्थान के अंदर बहती है, तो ये तो काटती है कर्क रेखा को। माही नदी काटती है कर्क रेखा को, जबकि लिम्पोपो नदी किसको काटती है? ये काटती है मकर रेखा को। विश्व का 20% अगर जल को परिवहन करने वाली अगर कोई नदी है, उस नदी का नाम है अमेज़न। और विश्व के जो फेफड़े कहा जाते हैं वो अमेज़न के जो घने जंगल है उन्हीं को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, जहां से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है नदियों के माध्यम से। उसके आसपास जो घने जंगल हैं तो पृथ्वी का जो फेफड़ा है उसी को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिन समिट जो है उसका मेजबान तो क्या? कांगो गणराज्य ने। अब देखते हैं कि कौन कौन से 3 बेसिन है। तो 3 पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें अमेज़न के बारे में बात कर चुका हूं, कांगो के बारे में मैंने बता दिया आपको। बोर्नियो मैकोंग जो नदी है वो भी दक्षिण पूर्वी एशिया की नदी है। ये तीनों ऐसे पारिस्थितिक तंत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं जहां से सबसे ज्यादा अपने को क्या मिलती है? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और इसके अलावा पृथ्वी के फेफड़ों के तौर पे भी तीनों ही काम करती हैं। तो कांगो गणराज्य के ब्राज़ाविल के अंदर ये 3 बेसिन का शिखर सम्मेलन हाल ही के दिनों में आयोजन इसका किया गया था और कांगो ने इसकी मेजबानी करी थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसको आंसर चला जाता है, वो चला जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं कि उत्तरी राज्य है और इसकी जो सीमा है वो चीन के साथ में भी लगती है। भारतीय सेना सबसे ज्यादा अभी जो इंफेसाइज कर रही है, वो सबसे ज्यादा अगर ध्यान दे रही है तो जितने प्रकार के उत्तर पूर्वी जो राज्य जहां पे चीन की जो सीमा लगती है वहां पे अपना सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी है। और उसी के संदर्भ के अंदर आपसे पूछा जा रहा है सवाल कि सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण कहां पे किया गया? तो कहा के हिमाचल प्रदेश में किया गया। जान लेते कुछ सेना के बारे में अन्य जानकारी भी। भारतीय सेना जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास तो करती रहती है। और इसके जनरल्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं कि सीडीएस वर्तमान में कौन है। तो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि भारत के सबसे पहले सीडीएस कौन थे? 1999 से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी और भारत के पहले जो सीडीएस बने थे उनका नाम था जनरल विपिन रावत। और विपिन रावत की असमय ही कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में उनकी मृत्यु हो गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनकी इसमें डेथ हो गई थी। चलिए, भारतीय सेना द्वारा वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बकालहो में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल जो वहां का था STFS, वहां में इसका किया गया। उद्देश्य क्या था? सशस्त्र बल है उनमें कर्मियों को कॉम्बैट फ्री कॉल CFF कौशल को क्या देना है? बढ़ावा देना है। हाल ही के दिनों के अंदर भारतीय सेना उन्नत उपकरण, रक्षा प्रौद्योगिकी, एडवांस ट्रेनिंग के जरिए हमारी जो 2 प्रकार की चुनौतियों से भारत जो निपटना चाहता है, सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद में चाइना, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए और भारत सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पुलिस अनुप्रयोगों के लिए 5G तकनीक के उपयोग पर केंद्रित राष्ट्रीय हैकेथॉन का नाम क्या है? तो उसका जो नाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और मैं आपको बताता चलूं कि वर्तमान में
5G टेक्निक के साथ साथ में ही भारतीय पुलिस के सामने भी जो चुनौतियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि अपराधियों के डिटेल्स निकालने के लिए जो अपराधी जिस प्रकार के जो हथकंडे अपनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हो जाते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक हैकथॉन का आयोजन किया गया था। और देख लेते हैं इसके बारे में जो विमर्श 2023 है, इसका आंसर जो हो रहा था, उद्घाटन इसका दिल्ली में किया गया। अब बात करें कि पुलिस कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंटों को जो संचालित कर रही है, जिसके अंदर एक तो होगी जैसे सीबीआई और दूसरा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जिनके माध्यम से अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए जिस प्रकार के अभी वर्तमान में गलत कह सकते हैं या अनैतिक जो कार्य हैं, जिसके अंदर हत्या, लूट, डकैती और बहुत सारे अनुसंधान के जो विषय हैं, जिसमें पुलिस हर बार जो है चुनौतियों का सामना कर रही है। और अभी जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आई है 5G के बाद में, उसके बाद में चोरों को, अपराधियों को और जितने भी प्रकार के जो गलत एक्टिविटीज में शामिल होते हैं उनको पकड़ना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। और इसी के समक्ष चुनौतियों को समाधान करने के लिए उपकरण, टूल्स को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को सेवेलियर डांस लॉड्रे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटेस्ट का बड़ा पुरस्कार है, काफी लंबा चौड़ा नाम है इसका, पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एक भारतीय अभिनेत्री है जिनका नाम है ऋचा चड्ढा, और ऋचा चड्ढा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के साथ में फ्रांस के जो संबंध है वो जगजाहिर है, बहुत कह सकते हैं संबंध मधुर है। और अभी वर्तमान में हमारे जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने फ्रांस और इटली की यात्रा करी थी। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे हमने MOUs भी करे हैं। और हमने जो फ्रांस से बहुत प्रकार के रक्षा उपकरण की बात करने वाले, तो वहाँ पर एक तो हमने लिया उनसे रफाल प्रोजेक्ट 75 में, उनकी सहायता से हम पनडुब्बी बना रहे हैं, स्टील पनडुब्बी हैं, उसकी भी जो है वो चीज़ें भारत के साथ में फ्रांस के सहयोग से की जा रही हैं। अगर बात करने वाले अगर करें और थोड़ी सी और, तो यहाँ पे सेनाओं के साथ में शक्ति, अभ्यास शक्ति, वरुण और गरुड़, ये तीनों एक्सरसाइज फ्रांस के साथ में भारत हमेशा करता रहता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। उससे पहले देख लेते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स। फ्रांस के जो महावाणिज्य दूत है, उन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऋचा चड्ढा को सेवेलियर डांस लॉड्रे ड्रेस आर्ट्स एट लेटेस्ट पुरस्कार से उनको क्या किया है, सम्मानित किया है। चलिए 14 प्रश्न पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में विमानन क्षेत्र को सुगम और बेहतर बनाने के लिए कमर्शियल पायलट जो लाइसेंस है उसकी वैधता अवधि 5 साल से बढ़ा करके कितनी कर दी है? तो उसका जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है 10 साल। अभी वर्तमान में जो पायलटों को जो लाइसेंस दिया जाता था वो 5 साल के लिए दिया जाता था, लेकिन विमानन क्षेत्र के का ये माना, DGCA का मानना है कि पायलटों को 10 साल के लिए क्यों नहीं इसका लाइसेंस दे दिया जाए, जिसकी वजह से उनके जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। और वर्तमान में जो विमानन क्षेत्र या उड्डयन क्षेत्र के जो मंत्री हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो वर्तमान में इसके मंत्री हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान नियम 1937 में कुछ किया है, चेंजेस करे हैं। इन संशोधनों के तहत एयरलाइन जो ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस का सिस्टम होता है जो 5 साल के लिए दिया जाता था, उसको कर दिया उन्होंने 10 साल। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, और इस आज की सीरीज का और आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार के अवसर के साथ में किसानों को जैविक खाद उपलब्ध करवाने के लिए पराली से CNG बनाने का कार्य? पराली बहुत बड़ी समस्या है और पराली की वजह से दिल्ली और उसके आसपास का जो एरिया है वो काफी ज्यादा प्रदूषित होता रहता है, और जिसकी वजह से सांस की तकलीफ सबसे ज्यादा नई दिल्ली के आसपास NCR में देखने को मिलती है। और केंद्र सरकार इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी यहां तक संज्ञान में आया और उसकी सुनवाई भी यदाकदा अपने को देखने को मिलती है। उसी के संबंध में एक नया नवाचार हुआ है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो पराली है उसका अपन यूज अगर ले तो पॉजिटिव वे में ले, क्यों ना उसकी CNG बना दी जाए, और CNG अगर बन जाती है तो वाहनों के उपयोग में काम आएगी, और इसका क्या कर सकते हैं यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, और साथ साथ में नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ऐसा करने वाला कोई राज्य ऐसा कौन सा बना है, वही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है उत्तर प्रदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं।
कि पराली से बनेगी सीएनजी गैस, रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और इसके अलावा किसानों को जैविक ऊर्जा मिलेगी, जैविक कृषि मिलेगी और इसके अलावा जैविक उत्पाद मिलेगी, जिससे फसलों का उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा और फसलें जो है वो सबसे ज्यादा क्या आपने एक तो क्या होगी, उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा और गुणवत्तापूर्वक भी ये होंगी। तो दोनों ही चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी और रोजगार के अवसर तो अपने आप में ही जनरेट होंगे। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है कि जो पराली जो सबसे पहले बड़ी बड़ी सिटीज की समस्या बनी हुई थी और किसान भी क्या करते, और उसी के संदर्भ के अंदर उत्तर प्रदेश ने ऐसे एक नवाचार अभी किया है, लोगों के सामने वो लेकर के आए कि क्यों ना इसको सीएनजी में तब्दील कर दिया जाए। तो ये आज की सेशन का अंतिम प्रश्न था। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। आपको जितने भी प्रकार के नोट्स हैं वो हमारी पीडीएफ के या कह सकते हैं टेलीग्राम जो का हमारा जो चैनल है उसके लिंक्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ। जय हिंद, जय भारत।